नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? देखो, कोई भी एक मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने मेटल कौन सा लिया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं। तो कुछ मेटल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जहां पे आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और कुछ आपको मेटल्स ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसके लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अब कितनी एनर्जी में कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट टाइप के मेटल्स होते हैं तो मेटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। अब ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन आपको ये बताता है कि मिनिमम कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से जस्ट बाहर आ जाए। उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे, कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वर्क फंक्शन अगर कम है तो एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन? ये डिपेंड करता है मेटल पे, कि आपने कौन सा मेटल यूज किया है। तो देखिए, आपको बता देता हूं मैं वर्क फंक्शन के बारे में। ये इसकी डेफिनेशन है। वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये वर्क फंक्शन कुछ नहीं है, आप इसको एनर्जी मान के चलिए। ये एक एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी। तो कौन सा एनर्जी? कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो कम से कम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वाई एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे कि वो जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। इसका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। मैंने जस्ट एस्केप क्यों लिखा है यहां पे? इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से जस्ट एस्केप हो जाए, सिर्फ बाहर निकल जाए, उस कम से कम एनर्जी को ही हम क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन बोला जाता है। तो यहां पे मैंने कुछ यहां पे टेबल बना रखी है कि मेरे पास डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं और उन सभी का वर्क फंक्शन अलग अलग है। अब ये जो वर्क फंक्शन है उसको हमने मेजर किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट। आप ऐसे समझो, यहां पे कर देता हूं मैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जो कि कितना अप्लाई किया? V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। तो आपको मालूम है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो वहां पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ वर्क होता है। देखिए, ये क्लास 10th की बात है कि जो वर्क होता है, अगर आपको वर्क बताना हो या पोटेंशियल फाइंड करना हो, पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन बताते हैं। पोटेंशियल क्या था? कि W/Q, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था। अब कभी आपको वर्क निकालना हो तो वर्क कितना हो जाएगा? Q × V। तो वर्क का फॉर्मूला होता है Q × V। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? W/Q, और W क्या होता है? Q × V। ओके। अब जैसे मान लीजिए कि हमने चार्ज कितना लिया? एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E के इक्वल आता है। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन था जिस पे चार्ज कितना है? E, तो उस पे कितना वर्क होगा? तो वर्क होगा E × 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा? E × 1 के इक्वल। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन पे वर्क होता है, उस वर्क की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो गेन होता है बाय इलेक्ट्रॉन, जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बात समझ में आई?
तो एक बार देख लें आप, ये मैंने टेबल यहाँ पे बना रखी है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको मैंने बताया थोड़ा सा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन है, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो बात समझ में आई? तो वर्क मतलब एनर्जी, दोनों इक्वल होते हैं। तो यानी आप बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पे आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। या जो वर्क होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क होगा, क्योंकि जितना आप वर्क करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे कुछ मेटल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। कौन कौन से मेटल्स हैं देखिए। तो सीजियम है जिसका वर्क फंक्शन हमारे पास है 2.14। पोटेशियम, इसका वर्क फंक्शन आपको दिया है 2.13। इस तरीके से पूरा टेबल हमें दे रखा है। सोडियम, सोडियम का वर्क फंक्शन 2.75। और देखिए यहाँ पे इस तरफ भी लिस्ट दिया है। तो एल्यूमिनियम का 4.28, ठीक है, मरकुरी का 4.49, कॉपर का 4.65। तो ये डिफरेंट मेटल्स के वर्क फंक्शन हमें दे रखे हैं। अब इनमें आप देखोगे तो सबसे कम वर्क फंक्शन किसका है? सीजियम का है, ये होता है मिनिमम। और मैक्सिमम किसका है? तो प्लेटिनम का है 5.65। तो इसका मतलब ये है कि जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसका वर्क फंक्शन कम है तो वहां पर हमें एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो कम एनर्जी आप दोगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकता है सीजियम का। इसका देखो वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है, यानी आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये मीनिंग होता है। तो वर्क फंक्शन आपको बताता है कितना एनर्जी हमें देना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट जस्ट फ्रॉम दी मेटल सरफेस। तो जस्ट एस्केप होने के लिए, जस्ट बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिक्वायर्ड एनर्जी देनी पड़ेगी। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि जो भी एनर्जी हम देंगे वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन के कम से कम इक्वल तो होना ही चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। अगर एनर्जी जो आपने सप्लाई किया था वो वर्क फंक्शन से अगर कम हुआ, जो मिनिमम रिक्वायर्ड था उससे भी अगर आप कम एनर्जी दे रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि द फिनोमेना ऑफ emission of electron from a metal surface is called electron emission। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस से बाहर निकल के आना, जब उसको एनर्जी आप सप्लाई करेंगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो देखिए, जिस एनर्जी सप्लाई करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको किसी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आपको एनर्जी देना है तो एनर्जी देने के कई मेथड होते हैं। जैसे आप उसको हीट कर सकते हैं, तो हीट करने से उसको आप थर्मल एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और उनको एनर्जी मिल जाती है। या फिर आप लाइट फॉल कर सकते हैं, लाइट के फॉल करने की वजह से भी क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप एनर्जी दे सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो इमिशन होता है उसके भी आपको डिफरेंट टाइप मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप की हम बात करने वाले हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो थर्मियोनिक इमिशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये कोई भी मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस को आपको क्या करना है, हीट करना है। तो मेटल सरफेस को आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन को हीट एनर्जी मिलेगी और उस हीट एनर्जी को गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि इसकी सरफेस से बाहर निकल आएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मियोनिक इमिशन।
तो बात आई समझ में, किसी मेटल सरफेस को हीट करने से आप उसको एनर्जी देंगे, और उस एनर्जी, अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बाहर आ सकता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, यानी कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएगा। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हीटिंग मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस को हीट करने से जो इमिशन होता है उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। और इस टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलेगा हीट की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे थर्मियोन्स। थर्मियोन्स बोल सकते हैं या थर्मो इलेक्ट्रॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है, थर्मियोन्स, इसको हम थर्मियोन्स बोल सकते हैं, या थर्मो इलेक्ट्रॉन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इमिशन का हम सेकंड टाइप देखते हैं, फील्ड इमिशन। अच्छा, फील्ड इमिशन क्या होता है, कोई भी आपके पास एक मेटल सरफेस है और आपको वहां पर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। जब हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होगा, तो फील्ड इमिशन क्या होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो मान लो ये कोई भी मेटल है और इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने लगा दिया इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमने लगा दिया है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव की वजह से रिपेल होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग जाएगा इस तरफ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी मेटल सरफेस से बाहर निकल आएगा। इसको आप ज्यादा एनर्जी दोगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको एनर्जी मिलेगी, फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। और इस टाइम पर जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा, ये होगा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से बाहर निकलना। और इमिशन किस वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। तो इस टाइप के इमिशन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला है। ये होता है आपका फील्ड इमिशन। अब देखिए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो थर्ड टाइप है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा, कोई मेटल सरफेस है उस पर आपको क्या करना है, रेडिएशंस फॉल करनी है। रेडिएशंस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो लाइट भी हो सकता है, जो विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो विजिबल रीजन, यानी कि आप उस पर लाइट फॉल कर सकते हैं। तो कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप फॉल करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। एक्चुअली क्या है कि जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, यानी कि ईच रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स और दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन, उनको फोटोन बोला गया है। तो आप इस इफेक्ट को जब देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रेडिएशंस या लाइट, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को पार्टिकल नेचर में मानना है, यानी कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ फोटोन। तो आगे मैं फोटोन की बात करूंगा। तो क्या होता है, ये फोटोन मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं और फोटोन के पास होती है एनर्जी। तो फोटोन के पास एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी से जब फोटोन स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पर तो एनर्जी किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को, और फिर वो इलेक्ट्रॉन उसकी मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन फोटोन की वजह से हुआ है, लाइट की वजह से हुआ है, यानी कि रेडिएशन की वजह से हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं। देखो ये लिखा है इसमें कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट। तो लाइट की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो इमिशन होता है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएगा उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। और ये जो इफेक्ट होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल ऑन द मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। अब हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपने समझ लिया इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। उसकी कई मेथड हैं।
आप मेटल सरफेस को हीट कर सकते हैं। हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी जो आप सप्लाई करेंगे वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए या वर्क फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। या फिर आप फील्ड एमिशन देख सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, उसको बोलेंगे फील्ड एमिशन। और अगर आप उस पर रेडिएशन फॉल करते हैं यानी कि लाइट अगर फॉल करते हैं तो लाइट को फॉल करने की वजह से भी क्या होगा, एनर्जी बाहर आ जाएगी और इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सुइटेबल होना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे अभी, फॉल ऑन इट। जब लाइट को आप फॉल करवाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सुइटेबल हो, यानी कि इतना फ्रीक्वेंसी तो होना चाहिए कि जिससे कि उसको एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन को और वो बाहर आ जाए, और दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप एक बात समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइट को क्या मानूंगा, पार्टिकल नेचर में मानूंगा। यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये मान लेता हूं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स और दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन। लाइट फोटोन से मिलकर बना हुआ है। तो मान लो ये कोई भी एक मेटल की सरफेस है, तो यहाँ पे लाइट यानी कि रेडिएशन अगर फॉल होता है तो वो रेडिएशन किससे मिलकर बना है, फोटोन से। तो ये फोटोन क्या होते हैं, फोटोन होते हैं एनर्जी के पैकेट। आप इनको एनर्जी के पैकेट समझ लो। ये कई सारे एनर्जी के पैकेट इस पे फॉल होते रहेंगे, फोटॉन्स फॉल करेंगे, और एनर्जी पैकेट, वेव पैकेट, तो जो भी आप इसको बोलें, या क्वांटा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये फोटॉन्स होते हैं। जो फोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि लाइट किससे मिलकर बना हुआ है, फोटोन से मिलकर बना है। अब ये जो फोटोन होता है, फोटोन के पास एक एनर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास लाइट होती हैं, अलग अलग कलर की लाइट है। एक रेड कलर की लाइट मान लो, येलो मान लें आप, वॉयलेट कलर में माने, तो डिफरेंट कलर की हमारे पास लाइट होती हैं। रेडिएशन की भी बात करें तो कई सारी रेडिएशंस होती हैं, एक्स रे, गामा रे, इंफ्रारेड, तो कई सारी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स। तो उनमें क्या होता है, सभी की एनर्जी अलग अलग होती है, कुछ ज़्यादा एनर्जी वाली हैं, कुछ कम एनर्जी वाली हैं। और एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो किसी भी रेडिएशन का, किसी भी लाइट का जो एनर्जी होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो आपको बता देता हूं, कोई सा भी रेडिएशन हो फोटोन से मिलकर बना होता है, और फोटोन के पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Hc/λ। और ये जो c/λ है इसको अपन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो अपन लिख सकते हैं hf। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है Hc/λ, अगर आप वेवलेंथ की फॉर्म में लिखते हैं, और अगर आप इसको लिखते हैं फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में तो ये होता है hf। और h मतलब क्या है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, these particles are called photon, और the energy of photon given by Hc/λ या hf। अच्छा, ये एक आपको बताता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेव है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, मान लो ये कोई भी वेव है। तो वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि वन वेव कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो लैम्डा मान लो वेवलेंथ है, और यहां से यहां तक जाने में इसने जो टाइम लिया उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम टेकन ड्यूरिंग वन कंप्लीट वेव। एक वन कंप्लीट वेव फॉर्म होने में जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। अच्छा, तो यहां से अब वेलोसिटी की बात करता हूं। मान लो ये वैक्यूम में है, जनरली अगर मान लो किसी भी मीडियम में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेव की भी मान लेते हैं। तो वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v लिखो, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया लैम्डा, कितना टाइम लिया t। ओके, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा। अब 1/t फ्रीक्वेंसी होता है, सबको पता है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसको f लिख सकता हूं। तो v = λf। लेकिन अगर हम वैक्यूम में हैं, अगर आप कहां पे हो, वैक्यूम में बात करें इसकी, लाइट अगर वैक्यूम में जा रही है तो वैक्यूम में देखो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट को हम c लिखते हैं, तो c = λf।
और जैसे मेरे को चाहिए c अपॉन लेमडा, तो लेमडा को डिवाइड में ले आए तो c अपॉन लेमडा इक्वल टू f। तो जो मैंने यहाँ पे c अपॉन लेमडा को f लिखा वो इस वजह से लिखा, तो फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से 1 अपॉन टी यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फिर मैंने बोला वैक्यूम में स्पीड को c लिख सकते हैं, तो c इक्वल्स टू लेमडा f और c अपॉन लेमडा इक्वल टू f। तो एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो sc बाई लेमडा या hf। चलिए ठीक है, तो यहां पर एक और मैं आपको बताऊंगा कि जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मोमेंटम को हम p लिखते हैं और मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है आपका h अपॉन लेमडा। तो h अपॉन लेमडा क्या होता है? मोमेंटम। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेना है। तो एनर्जी की अगर बात करें अपन, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है sc बाई लेमडा और hf, और मोमेंटम ऑफ फोटोन क्योंकि लाइट फोटोन से मिलकर बना है तो मोमेंटम होता है h अपॉन लेमडा। और यहां पर तो इसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इस h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये h की वैल्यू है। तो h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए, आगे काम आएगी। तो आपको मैंने यहां तक समझाया फोटोन के बारे में, फोटोन के पास एनर्जी होती है, इसलिए बार बार बोला जा रहा है। अच्छा, ये एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? तो यहां से आप देखेंगे इस फॉर्मूले से, तो दिस एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी फोटोन की, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी। और अगर किसी लाइट रेडिएशन की या कोई सा भी रेडिएशन है तो उसकी अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम यानी कि एनर्जी कम, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे इसमें, एक बात और देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे मान लो आपने लगाया 9 वॉट का बल्ब, तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी यानी कम लाइट दिखेगी। आप 12 वॉट का लगा दो, 45 वॉट का बल्ब लगा दें, एलईडी बल्ब लगाइए आप 45 वॉट का, तो लाइट ज्यादा आ जाएगी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इंटेंसिटी होता क्या है? देखो एक्चुअली क्या है कि लाइट का फॉल करना यानी कि फोटॉन्स आना, और फोटोन के पास होती है एनर्जी। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीविंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक लगा दिया, मैं यहां पे मान लेता हूं कि मेरे पास एक रेड कलर के बल्ब है, दोनों रेड कलर में है। एक मेरे पास मान लो कितने का है? 10 वॉट का है, और एक हमारे पास 20 वॉट का है। एग्जाम्पल मान लो, एक 10 वॉट का और एक 20 वॉट का, ये मेरे पास दो हैं, और दोनों का जो कलर है वो देखो सेम है, रेड कलर में मैंने लिया है। क्यों लिया रेड कलर में? क्योंकि अगर मैं कलर चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल जाएगी। मुझे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, मैं बस इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं। मैंने वेवलेंथ को चेंज नहीं किया है, मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है? इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो देखिए क्या होगा कि मान लो ये 10 वॉट वाला जो बल्ब है वो कितने फोटोन रिलीज करता है, तो मान लो इसने रिलीज किए, थोड़े दूर दूर बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 फोटोन रिलीज किए इसने। कितने फोटोन? 5। तो ये जो 20 वॉट वाला है ये क्या करेगा? ये ज्यादा फोटोन रिलीज करेगा क्योंकि ये ज्यादा वॉट का है, तो ये मान लो 10 फोटोन रिलीज कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसने यहाँ पे 10 फोटोन रिलीज किए। तो देखो 10 फोटोन रिलीज किया, इसने 5 रिलीज किया, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, मैंने वेवलेंथ को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इंटेंसिटी को बढ़ाया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए। क्या हुए?
नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुए। इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कम थे, यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं। अगर मैं वेवलेंथ को चेंज कर देता तो फिर उनकी एनर्जी भी चेंज होती। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसमें फोटोन की एनर्जी में चेंज आएगा? क्या इस फोटोन और इस फोटोन की एनर्जी में चेंज है? क्या नहीं, फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। आप इस फोटोन को देखो या इस वाले फोटोन को देखो, क्योंकि दोनों जो लाइट आप ले रखे हो दोनों रेड है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी। क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो जब तक मैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को चेंज नहीं करूंगा एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। एनर्जी कैसी होगी, सेम, एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि मैंने वेवलेंथ को चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। तो एक बात याद रखें कि इंटेंसिटी को आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो न फोटोन की एनर्जी फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स सेम। हाँ, लेकिन जो सरफेस पे जो एनर्जी रिसीव हो रही थी उस पर फर्क पड़ेगा। भाई 5 फोटोन थे तो एनर्जी कम दे रहे होंगे सरफेस को, यहाँ फोटोन बढ़ जाएंगे तो सरफेस को ज्यादा एनर्जी देंगे। तो एनर्जी रिसीविंग पर यूनिट एरिया उस पर फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन आप देखोगे वो तो सेम रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। तो ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लो कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो यहां तक आपको मैंने समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोन क्या होता है, फोटोन के पास एनर्जी होती है, फोटोन का मोमेंटम होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 10⁻³ जूल सेकंड। और ये फॉर्मूला कैसे आया वो आपको समझा दिया। एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अब जैसे मान लो रेड लाइट है तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो वॉयलेट जो कि देखो विबग्योर में सबसे नीचे आता है, तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा है। रेड सबसे ऊपर होता है, ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फिर एनर्जी कम होगी। तो इस दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो आप इसको कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब मैंने आपको वर्क फंक्शन समझा दिया था कि मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो वर्क फंक्शन हमने देख लिया था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन होता है। चलो अच्छी बात है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अब मैं आपको समझाऊंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है और हमने उस मेटल सरफेस पर जो रेडिएशंस फॉल की उसके फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी मान लेते हैं कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। कितना एनर्जी है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसको दिया। लेकिन जो वर्क फंक्शन था मेटल सरफेस का वो था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीनिंग समझ में आ रहा है भाई? जो रेडिएशन आपने फॉल किया उस रेडिएशन के पास जो फोटॉन्स थे उस फोटोन की एनर्जी कितनी थी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन था वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे क्या हुआ, कुछ एनर्जी हुआ वेस्ट। भाई ये वेस्ट क्यों हुआ, अरे आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नियर बाई इलेक्ट्रॉन से या एटम से कोलिजन कर लेगा, कोलिजन की वजह से इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी वेस्ट होता है। हाँ, लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन नहीं किया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसको एनर्जी मिली फोटोन से और एनर्जी लेकर जस्ट बाहर आ गया, यानी कि विदाउट एनी कोलिजन। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर वो कोलिजन नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, लेकिन अगर उसने कोलिजन किया तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने एक वेस्ट वाला कॉलम बना लिया, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, तो वो समझाने के लिए
और यहां पर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है काइनेटिक एनर्जी? अरे भाई देखो, ये फोटोन था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इस एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी इसको मिल गई तो ये बाहर तो आ ही जाएगा, लेकिन बाहर आने में जितना एनर्जी इसको जरूरत थी उतना इसने इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसका क्या करेगा? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास होगी इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी हाई स्पीड से बाहर निकल आएगा। भाई ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बस जस्ट बाहर निकल के यहीं पे रुक जाए, तो इसकी बाहर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और बाहर की वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, सिर्फ जस्ट बाहर आ पाया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ बाहर निकले, तो बाहर निकलकर ऊपर तक चला जाए, और जब मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होना मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होना, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इसको दिया, वर्क फंक्शन कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी। चलो ठीक है। अच्छा कोलिजन कितना किया? इसने कोई कोलिजन नहीं किया, यानी कि एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं की, तो वेस्ट कितना हुआ? जीरो। उसने बिल्कुल भी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वेस्टेज, कोई वेस्ट नहीं किया, तो वेस्ट तो इसका हुआ नहीं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, इसने 2 इसने बाहर निकलने में इस्तेमाल कर ली। अब कितनी बची इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 8 इसको दिया था, 2 इसने यूज किया बाहर निकलने के लिए, बाकी कितना बचेगा रिमेनिंग? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इसके पास किसकी फॉर्म में आएगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात एकदम क्लियर है? ओके, फिर से वही केस लेता हूं मैं। हमने एनर्जी वही दिया, फिर से वर्क फंक्शन भी सेम था, लेकिन इस बार इसने क्या कर दिया? कोलिजन में वेस्ट कर दी एनर्जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां चली गई? वेस्टेज, कोलिजन में वेस्ट हो गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हमने इसको 8 दिया, अब 8 में से 2 इसने वेस्ट कर दी, अब कितनी बची इसके पास? 6, और 6 में से 2 बाहर निकलने में यूज कर ली, तो 2 से बाहर निकलेगा, अब कितनी बची इसके पास? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके बाहर आ जाएगा। जब बाहर निकलेगा सरफेस से तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एक और एग्जांपल, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसका सेम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस बार इसने क्या किया कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया वेस्ट, किसमें? कोलिजन में। इसको एनर्जी मिली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लेकिन इसने 6 वेस्ट कर दी। अब रिमेनिंग कितनी बची? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सफिशिएंट है बाहर निकलने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इसके पास बचा हुआ है, और 2 में ये बाहर भी आ सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिमेनिंग था उसका यूज करके बाहर निकल आएगा, और जैसे ये बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? 0। भाई 6 वेस्ट कर दिया, 2 बचा, 2 से बाहर निकल आया, अब तो रिमेनिंग 0 है ना, तो बाहर निकलने के बाद एनर्जी कितनी बची इसकी? 0। तो बाहर निकलने वाली जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी, समझे? एक लास्ट देखो, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मान लीजिए इसने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दी। कितना वेस्ट किया? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में वेस्ट हो गया। फिर रिमेनिंग कितना बचेगा? भाई 8 इसको मिला, 7 इसने वेस्ट कर दिया, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है मेटल सरफेस से? नहीं, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो कम से कम 2 तो उसको चाहिए, तब वो बाहर निकलेगा। और अगर ऐसा है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 1 बचा है, वो 1 से बाहर निकल नहीं सकता। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होता है? एक डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तब ये पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए। अभी हमने एनर्जी तो काफी ज्यादा दिया वर्क फंक्शन से, देखो रिक्वायर्ड था कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमने इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुई। तो ये मत समझना है कि आप एनर्जी अगर ज्यादा दोगे तो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देने पर हमेशा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है।
अब वो डिपेंड करता है उसने वेस्टेज कितना किया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट कर देगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, भले ही आपने एनर्जी उसको वर्क फंक्शन से ज़्यादा दिया था। क्लियर ये बात? ओके। अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इन सब में आप देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन सी है। तो मैक्सिमम है ये वाली, कितनी है देखो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कौन सी एनर्जी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगी? जब वेस्टेज कितना हो? जीरो का वेस्टेज हो, यानी कोई कोलिजन ना हो। मतलब ऐसा केस हो कि जैसे ही फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया उसने कोई कोलिजन नहीं किया, विदाउट कोलिजन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस केस में क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो कि बाहर निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके पास होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको हम फाइंड कैसे करें? तो काइनेटिक एनर्जी वो भी कौन सी वाली? मैक्सिमम। अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो आप क्या करेंगे? हमने ये कैसे फाइंड किया? 6 हमने 8 में से 2 माइनस किया, 8 हमने दिया था, 2 इसने यूज कर लिया, बचा कितना? 6। ऐसे ही फाइंड किया था। तो यहां भी वही करना है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एनर्जी हमने सप्लाई किया था उसको हम क्या लिखते हैं? ई, एनर्जी सप्लाइड। उसमें से माइनस कर देंगे हम वर्क फंक्शन, क्योंकि कोलिजन तो कुछ है ही नहीं है, कोलिजन की एनर्जी तो है नहीं ना, तो कौन सी वाली माइनस करेंगे? वर्क फंक्शन वाली। तो ई माइनस फाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो जो किसके इक्वल आएगा? ई माइनस फाई के इक्वल आएगा। तो ये जो इक्वेशन होती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई माइनस फाई, इसी को हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हमने नाम दिया है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, इसको 2-3 तरीके से लिख के मैं दिखा दूंगा अभी। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वो सिर्फ पेज भरने के लिए, एग्जाम में आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाए, बाकी मेन इक्वेशन यही वाली है। आपको ये याद रखना है, अगर ये याद रहेगा तो सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई माइनस फाई। अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करते हैं उसकी मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? भाई फ्रीक्वेंसी कम से कम कितना हमें लेना पड़ेगा कि उससे कम फ्रीक्वेंसी ना करें, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम से कम रखो आप, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाए। तो वो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी हम ले सकते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। लेकिन अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी को और कम कर दिया तो जो अप्लाइड एनर्जी होगी, जो रेडिएशन की जो अप्लाइड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी। और एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम होगी तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होता है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको एफ नॉट से मैं डिनोट कर रहा हूं। कैसे डिनोट कर दिया मैंने? एफ नॉट से। तो आप ये समझिए कि जैसे हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा केस देख रहे हैं अपन? 4 इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना है तो उसके लिए जो एनर्जी हम अप्लाई करते हैं, जो एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो एनर्जी या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो वर्क फंक्शन के। ये कंडीशन सभी को पता है। एनर्जी कितना होना चाहिए? वर्क फंक्शन के इक्वल हो या वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, अगर उसका फॉर्मूला आप देखें तो वो कितना होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन SC/λ या फिर HF होता है।
तो HF कितना होना चाहिए, वर्क फंक्शन के इक्वल या वर्क फंक्शन से ग्रेटर। अगर मैं यहां से एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करता हूं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड में लेके आना है, तो फाई अपॉन एच आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितना होना चाहिए, फाई अपॉन एच के इक्वल हो या फिर उससे ग्रेटर हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉसिबल होगा। तो अगर मैं देखूं कब से कम मुझे कितना फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा, फाई अपॉन एच, इससे कम तो नहीं कर सकता, या तो फाई अपॉन एच से ज्यादा हो या फाई अपॉन एच के इक्वल हो। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहां पे मैं निकालता हूं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो कितना हो सकता है, वो फाई अपॉन एच के इक्वल हो सकता है। बात आई समझ में। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा, एनर्जी मतलब HF, तो HF या तो फाई के इक्वल या 5 से ज्यादा। फ्रीक्वेंसी निकालें फाई अपॉन एच। अब फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, फाई अपॉन एच हो सकती है, इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम करेंगे तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, डेफिनेशन आप देख लो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F0 लिखते हैं। तो यहां से एक F0 मैं लिख सकता हूं इसको, तो F0 का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा फाई अपॉन एच। तो कुछ आया समझ में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि F0 कितना होगा, फाई अपॉन एच। यानी अगर आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना हो तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से आपको वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा, तो HF0। तो वर्क फंक्शन कितना होता है, HF0 के इक्वल होता है। और जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सी वाली, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करना हो तो एनर्जी अप्लाइड में से क्या माइनस कर देते हैं, वर्क फंक्शन माइनस करते हैं। अब इस इक्वेशन को कई तरीके से मैं लिख सकता हूं, यह है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अच्छा एनर्जी मतलब क्या होता है, HF माइनस, और वर्क फंक्शन को मैं लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिखना हो तो HF0 लिख सकते हैं। आप चाहो तो H कॉमन ले लो, वो अपने लिखने का तरीका है कैसे लिखना है। तो यहां हो जाएगा F माइनस F0, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से लिखा सकते हैं। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देख लें एक बार। अब मैं आपको बताऊंगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम समझते हैं। अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने समझ लिया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जिससे हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम समझते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। तो देखो, आपको पता है कि जो एनर्जी होता है फोटोन का, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते जाओगे तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो जैसे आप वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैक्सिमम कितना वेवलेंथ में ले सकता हूं, क्योंकि एनर्जी बढ़ाने से वेवलेंथ को बढ़ाने से एनर्जी कम हो रहा है, लेकिन वर्क फंक्शन से कम नहीं होना चाहिए। वेवलेंथ को इंक्रीज करने से एनर्जी कम होगा, लेकिन इतना भी डिक्रीज ना हो कि वो वर्क फंक्शन से भी कम हो जाए। तो मिनिमम देखा जाए तो एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल तो होना ही चाहिए। तो मैक्सिमम कितना आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करते 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 आप कितना इंक्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा एनर्जी को इससे ज्यादा वेवलेंथ को अगर आपने इंक्रीज किया तो एनर्जी फिर वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी। तो हम इससे ज्यादा वेवलेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना वेवलेंथ आप ले सकते हैं, मैक्सिमम कितना वेवलेंथ आप ले सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो जाए। क्योंकि वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगी तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ आप ले पाएंगे इंसिडेंट रेडिएशन का, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं।
द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जहां पे एनर्जी मिनिमम हो जाता है, मिनिमम मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल होता है, उस मैक्सिमम वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इसको अपन लिख देते हैं वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, इसको लिखते हैं लैम्डा नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कहानी समझ में आई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? अब जैसे मान लीजिए हमें करना है फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो तो जो एनर्जी आपने सप्लाई किया था वो या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा वर्क फंक्शन के। ये कंडीशन सभी को पता है। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन के लिए जो एनर्जी अप्लाइड किया था वो या तो वर्क फंक्शन के इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर होगा। ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है HF इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक होता है HC बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए अपन को, तो यहाँ लिखूंगा मैं HC बाई लैम्डा, ये अपन लगा सकते हैं। और ये वर्क फंक्शन कितना है? 5। अब मुझे यहाँ पे लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए लैम्डा को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा HC ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा इधर आ जाएगा और 5 डिवाइड में चला जाएगा, ये सभी को मालूम है। ओके, तो यहाँ से आप देखें तो आपको मिल जाएगा लैम्डा, लेस का साइन है इस तरफ, तो लेस देन इक्वल टू HC अपॉन 5। यानी कि यहां से आप देखें तो जो वेवलेंथ है वो अपन कितना ले सकते हैं? तो वेवलेंथ हम इतना ले सकते हैं, कम से कम आपको वेवलेंथ HC अपॉन 5 के इक्वल तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां से आप देखें वेवलेंथ को हम कितना ले सकते हैं, तो वेवलेंथ जो लैम्डा है वो HC अपॉन 5 के इक्वल ले सकते हैं या फिर उससे कम ले सकते हैं। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि वेवलेंथ आप इतना ले सकते हो मैक्सिमम HC अपॉन 5 के इक्वल, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, या तो इससे कम लोगे या फिर इतना ही लोगे। तो मैक्सिमम में कितना ले सकता हूं? देखो वेवलेंथ जो मैक्सिमम हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं अपन HC अपॉन 5 के इक्वल लगाए, तो आप इतना तो ले सकते हैं HC अपॉन 5, बट इससे ज्यादा नहीं ले सकते, कम चलेगा, लेस का साइन नहीं, कम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ हम इतना ले सकते हैं और इसी मैक्सिमम वेवलेंथ को हम क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू HC अपॉन 5, ये आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहां से अगर वर्क फंक्शन निकालना हो इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो 5 को इधर ले आना, लैम्डा नॉट नीचे पहुंच जाएगा, इसको हम कर देते हैं रफ। तो यहां से आपको वर्क फंक्शन यानी 5 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो कब मिलेगी? जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो लैम्डा नॉट हमने रख दिया। अब हम बात कर लेते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हमने पहले लिखा था इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कैसे लिखते हैं? आपको मालूम है E माइनस पाई के इक्वल होता है। अगर मैं एनर्जी को लिख सकता हूं HC बाई लैम्डा, तो वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये मिल जाएगी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।